हेलो एवरीवन। क्या हाल है सभी लोगों के। मेरा नाम मनीष सिंह बिष्ट है और क्योंकि ये मेरी फर्स्ट वीडियो है तो मैं थोड़ा बहुत अपने बारे में इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। सो नाम आप जान ही चुके हैं, मनीष सिंह बिष्ट। और मैंने ये यूट्यूब चैनल अपना इसलिए खोला है, मेनली पर्पज़ मेरा इसके पीछे ये था कि मैं अपनी ट्रेडिंग जर्नी को सुधार सकूँ। इनिशियली मेरे साथ क्या हो रहा था कि मैं अपनी ट्रेडिंग जर्नी में कुछ ऐसे लॉसेस ले रहा था, कुछ ऐसे स्टेप्स ले रहा था या कुछ ऐसे ट्रेड्स ले रहा था जो बहुत ही इन मतलब डिसिप्लिन वाइज नहीं थे, जो बहुत ही रिस्पॉन्सिबल थे कि मुझे नहीं लेनी चाहिए थी, बट मैं फिर भी ले रहा था। तो उसके बाद फिर मैंने अपने आप को इम्प्रूव करना स्टार्ट करा, मैंने जर्नलिंग करना स्टार्ट करा। तो जर्नलिंग करने के बाद थोड़ा बहुत मुझे इम्प्रूवमेंट दिखा, बट फिर मैंने देखा कि बहुत सारे लोग आजकल अपनी जर्नी को डॉक्यूमेंट करने हैं डिजिटली, ताकि वो नेक्स्ट टाइम अगर मान लो अगर ऐसा कुछ करते हैं तो जब उनके पास उनके ऊपर पब्लिक की आय रहती है तो बहुत ही ज़्यादा रिस्पॉन्सिबली बिहेव करते हैं। तो बहुत ज़्यादा अगर रिस्पॉन्सिबली बिहेव करेंगे तो अपनी ट्रेडिंग में रिस्पॉन्सिबली एक्ट कर पाएंगे। और ट्रेडिंग में रिस्पॉन्सिबली एक्ट करना ही आपको प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ लेके जा सकते हैं। तो ये मेरा एक पर्पज़ था इस चैनल को स्टार्ट करने का। और दूसरा पर्पज़ आप जानते ही हैं, अगर आपने मेरी रील देखी ही होगी। तो स्टार्ट करते हैं यहाँ से। नाउ सो फर्स्ट वीडियो मेरी होने वाली है कि मेरी प्रॉप फर्म की जर्नी कैसे स्टार्ट हुई, मैं अभी क्या कर रहा हूँ फिलहाल। प्रॉप फर्म में कौन कौन से ट्रेड्स ले रहा हूँ मैं आपको बताऊंगा सारी। एक बार आपको सारे अकाउंट्स भी दिखाऊंगा कि मेरे अकाउंट्स की हालत क्या हुई है। ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो अगर मैं अपने बारे में थोड़ा-सा और बताऊँ ट्रेडिंग जर्नी स्टार्ट कैसे हुई, तो मैंने ट्रेडिंग अपनी स्टार्ट करी है 2024 नवंबर में। तो स्टार्टिंग ऑफ द नवंबर 2024 में मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट करी थी थ्रू इंडियन मार्केट्स। अब ऐसा नहीं था कि मैं प्योरली बिगिनर था या मैं स्टार्टिंग में कुछ नहीं जानता था, तो उससे पहले मैं ना एक बार थोड़ा-सा मेरा बेस था 2021 में, बट वो इतना भी नहीं था कि मुझे ट्रेडिंग आ सके। बस वो इतना था कि हाँ, मुझे ये पता था निफ्टी क्या होती है, ग्रीन कैंडल क्या होती है, बियर कैंडल क्या होती है, ठीक है, रेड कैंडल और नॉर्मल चीज़ें जो होती हैं। मुझे प्राइस एक्शन का कोई आइडिया नहीं था उस टाइम पे। सारी चीज़ें मुझे पता चली 2024 के बाद, नवंबर 2024 जब मैंने ये चीज़ें स्टार्ट करी। तो अब जैसे सारे हमारे इंडियन ट्रेडर्स, रिटेल ट्रेडर्स स्टार्ट करते हैं कि पहले इंडियन मार्केट्स को एक्सप्लोर करेंगे, फिर उसके बाद कमोडिटीज़ जो एमसीएक्स है हमारा उसको एक्सप्लोर करते हैं। फिर अगर उनको मतलब उसमें फिट नहीं बैठता है, उनका टाइमिंग्स नहीं बैठती है, तो फिर वो स्विच कर लेते हैं दूसरी जगह पे। ना तो मेरे साथ भी सेम ही चीज़ हुआ। क्योंकि मैं जॉब कर रहा था उस टाइम पे। उसके पीछे भी एक कहानी है, कभी और बात करेंगे। बट मैं जॉब कर रहा था। जॉब करते करते फिर कुछ ऐसी चीज़ें हुई कि मुझे ट्रेडिंग में आना पड़ा। सॉरी, दो चीज़ें उस टाइम पे मैं एक साथ कर रहा था, तो उन दो चीज़ों में से एक चीज़ में मेरा थोड़ा सा लक खराब हो गया था। तो मुझे जॉब के साथ ही कंटिन्यू करना पड़ा, और फिर जॉब के साथ कंटिन्यू कर रहा था तो फिर मैंने सोचा कि क्योंकि मेरे पास थोड़ा बहुत टाइम बच रहा था तो क्यों ना ट्रेडिंग को दोबारा से एक चांस दिया जाए। क्योंकि स्टार्टिंग में जब मैंने 2021 में स्टार्ट करा था तो मेरा जो एक्सपीरियंस था बस 2 महीने 3 महीने ही रहा होगा, और उससे ज़्यादा मैंने फिर उसमें ट्रेड भी नहीं करा ना। 2024 में मैं काफ़ी सीरियसली ट्रेडिंग को लेने लग गया, और मैंने सोचा था कि यही मुझे करना है और इसी में आगे करियर बनाएंगे। बट स्टार्टिंग में जैसा सभी के साथ होता है, चीज़ें बहुत अच्छे से स्टार्ट होती हैं, बट जब आप आगे बढ़ते हो धीरे धीरे करके, तो उस केस में क्या होता है कि आपको फिर चीज ट्रेडिंग के बारे में पता चलता है, ट्रेडिंग के नेचर के बारे में पता चलता है, ट्रेडिंग में हर दिन प्रॉफिट नहीं होता है इसके बारे में पता चलता है, ट्रेडिंग में हर रोज लॉस भी नहीं होता है इसके बारे में भी आपको पता चलता है धीरे धीरे जब आप इस फील्ड में बहुत देर तक रुकते हो। तो स्टार्टिंग में मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट करी थी थ्रू निफ्टी। उस टाइम पे ज़्यादातर जब 2021 था तो हमारा चलता था केवल और केवल बैंक निफ्टी, क्योंकि बैंक निफ्टी में वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा होती थी। बट हमारा फिर उसके बाद शिफ्ट हो गया कि जो वीकली एक्सपायरी थी जब वो खत्म हुई तो फिर वो बैंक निफ्टी से निफ्टी में शिफ्ट हो गए थे, क्योंकि निफ्टी फिर उसके बाद बैंक निफ्टी में वॉलेटिलिटी खत्म हो गई थी, लिक्विडिटी बहुत कम हो गई थी, तो फिर वो निफ्टी में शिफ्ट हो गई थी। तो निफ्टी में शिफ्ट होने के बाद क्योंकि मेरा स्टार्टिंग से एक्सपीरियंस निफ्टी का था तो मुझे थोड़ी स्टार्टिंग में मदद मिली ना। लेकिन क्या हो रहा था कि जब भी मान लो मैं कोई इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ, अमाउंट डाल रहा हूँ, तो उस केस में क्या होता था कि भाई मैं अगर इन्वेस्टमेंट अमाउंट में डाल रहा हूँ तो वो थोड़े टाइम के बाद मैं उसको उड़ा दे रहा हूँ। ठीक है, मैंने 10,000 रुपये डाले, 15,000 रुपये डाले, 20,000 रुपये डाले, ये जबकि बात बता रहा हूँ 25 का एक लॉट होता था हमारा, 25 क्वांटिटी का एक लॉट होता था। फिलहाल अभी हमारा लॉट है 65 या 75 का। क्योंकि मैं एक्टिवली ट्रेड नहीं करता हूँ तो मुझे नहीं मालूम, शायद 65 का है। ठीक है। फिर उसके बाद क्या हुआ कि लॉट 25 को बढ़ा के 50 हो गया, तो मुझे अपनी इन्वेस्टमेंट को इंक्रीज करना पड़ा।
और फिर 50 को बढ़ा के फिर जब इनमें 75 करा तो फिर मुझे अपनी इन्वेस्टमेंट को फिर और इंक्रीज करना पड़ा। तो मिनिमम इन्वेस्टमेंट जो मुझे रिक्वायर्ड थी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए, या सॉरी इन्वेस्ट नहीं, ट्रेडिंग करने के लिए, तो वो आ रही थी करीब 25,000 30,000। उतना मैं निकाल सकता था, ऐसा नहीं था कि मैं निकाल नहीं सकता था, क्योंकि मैं जॉब कर रहा था तो सेविंग्स थी। तो उस टाइम जॉब करते करते मुझे 1 साल हो गया था, तो बैकअप था मेरा, इतना कोई इशू नहीं था। बट फिर आपको भी मालूम है क्या होता है, इंडियन मार्केट्स हमारे स्टार्टिंग में 9:15 से लेके 3:30 तक हमारा ओपन रहता है। बट अगर आप जॉब कर रहे हो तो ये टाइम आप अवेलेबल हो नहीं पाते हो, और अगर आप मान लो कि आपने टाइम निकाला और फोन से ट्रेड पंच करा तो ब्लेंडर होने के बहुत सारे चांसेस होते हैं, क्योंकि फिर आप पीछे का प्राइस का डेटा नहीं देख पा रहे हो, आप बस आगे का प्राइस का डेटा देख रहे हो, और प्राइस हमेशा प्रीवियस या पास्ट के बेसिस पे बिहेव करती है कि पीछे क्या हुआ है ना। तो फिर जब मुझे ये चीज़ें थोड़ी-सी खलने लगी तो फिर मैं निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स से, फिर निफ्टी से फिर मैं थोड़ा-सा स्विच हुआ एमसीएक्स में, और एमसीएक्स में आने के बाद मैंने कमोडिटीज़ को ट्रेड करा। काफ़ी टाइम तक मैंने कमोडिटीज़ को भी ट्रेड करा, लेकिन कमोडिटीज़ में जब हम एक्सपायरी को ट्रेड करते हैं ना, तो उसकी एक्सपायरी, जहाँ तक मुझे लगता है, अ, निफ्टी, बैंक निफ्टी जो हमारे इंडेक्स है, इनसे भी ज़्यादा वोलेटाइल होती है। क्योंकि भाई उसमें प्रीमियम इतने जल्दी डंप होते हैं या इतनी जल्दी मेल्ट हो जाते हैं, आपको पता भी नहीं चलेगा। और क्योंकि उसमें जो प्रीमियम होता है, अगर ऑप्शंस की आप बात करोगे तो 4 रुपए, 5 रुपए, नेचुरल गैस की मैं बात कर रहा हूँ, और क्रूड ऑयल का भी 100, मेरे ख्याल से 100 150 रुपए इसी के आसपास कुछ रहता था। और गोल्ड और सिल्वर में तो मैं हमेशा फ्यूचर स्पॉट ही करता था, फ्यूचर्स में ट्रेड करता था, तो उसमें आपको थोड़ी हाई इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत होती थी। उस टाइम पे तो जो हमारा सिल्वर होता था वो करीब-करीब हमारा 1,30,000, 1,40,000, 90,000 ऐसे के करीब चलता था, बट आज तो 2 लाख पार कर चुका है, तो इन्वेस्टमेंट फिलहाल अभी ज़्यादा अच्छी है। तो जब ये सारी चीज़ें मुझे खलने लगी और एक्सपायरी के टाइम पे मेरा ज़्यादा लॉस होता था, और फ्यूचर्स के चार्ट में, स्पॉट के प्राइसेज़ में मुझे उतनी ज़्यादा फ्लक्चुएशंस नहीं मिलती थी, क्योंकि उस टाइम में स्विंग ट्रेडिंग नहीं करता था इंडियन मार्केट में। जैसे आपको मालूम है 6 घंटे ओपन रहता है, 6 साढ़े 6 घंटा, तो आप स्विंग ट्रेडिंग वैसे भी स्टार्टिंग में कोई नहीं सोचता, स्टार्टिंग में सारे स्कैल्पिंग और एमसीए। तो जब मैंने शिफ्ट करा, प्रॉफिट बढ़े फिर बढ़े लॉस। तो ये सारी चीज़ें जब मेरे साथ होने लगी तो फिर मैंने और अपने ऑप्शंस को एक्सप्लोर करा कि और क्या-क्या कर सकते हैं, कहाँ-कहाँ कर सकते हैं। तो फिर मुझे पता चला ये फॉरेक्स के बारे में और प्रॉफ़र्म के बारे में। तो जब मैंने फॉरेक्स और प्रॉफ़र्म को एक्सप्लोर करा, तो उस केस में क्या हुआ कि भाई मुझे धीरे-धीरे पता चलने लगा कि भाई मुझे अपनी कैपिटल को 100% रिस्क करने की ज़रूरत नहीं है। मैं अपनी कैपिटल को एक एक ये कह सकते हो कि रिस्पॉन्सिबल वे में, डिसिप्लिन वे में मैं उसको कंट्रोल कर सकता हूँ और बहुत ज़्यादा रिस्क नहीं ले सकता हूँ। फिर मैंने देखे कि परफॉर्म्स क्या-क्या होते हैं। तो तब जाके मैंने परफॉर्म्स किए, क्योंकि इंडेक्स का मुझे स्टार्टिंग से ही ट्रेड करने का आदत था, इंडेक्स में ट्रेड करता था। तो जब मैं फ्यूचर्स में आया, स्टार्टिंग में मैंने ट्रेड यहाँ पे लिए करेंसी पेयर्स में, बट मैं ज़्यादातर स्टिक रहा इंडेक्स के पेयर्स में, ठीक है? तो मैं अभी भी इसमें करता हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं करेंसी में नहीं करता हूँ, करेंसी में मैं करता हूँ फिलहाल, और हालाँकि ट्रेड में काफ़ी चल रहा है यहाँ पे यूरो यूएसडी में। फिलहाल लॉस में, इसका लॉजिक अगर आपको जानना है तो मैं आपको बता भी दूँगा। फिलहाल हालाँकि लॉस में, बट देखते हैं क्या रहता है इसका फाइनल आउटकम, ठीक है? क्यों लिया है वो मैं आपको बता दूँगा। तो चीज़ें ये थी। नाउ अब फॉरेक्स में या परफॉर्म से मेरी जर्नी क्या है, मैंने फायर्स का अकाउंट परचेज़ करा। पहला ही अकाउंट जो मैंने परचेज़ करा था, इसमें मेरे को बहुत टाइम लगा था पास करने में, फंडेड अकाउंट तक पहुँचने में। बट फंडेड अकाउंट जैसे मेरे हाथ में आया तो मुझे थोड़ा-सा ग्रीड आ गया था। तो जब मुझे ग्रीड आ गया था तो ये लगाओ कि मैं थोड़ा-सा अपने रूल्स से भटक गया था। तो जो मेरा अगर पहले ही अकाउंट में पे आउट आ सकता था, वो मेरा अभी तक भी पे आउट नहीं आया है, और मैं फिलहाल अपने अपने इस वाले अकाउंट में स्टक हूँ, ठीक है? अब मैंने क्या करा, नाउ सॉरी, तो फर्स्ट अकाउंट में जहाँ मेरा पे आउट आ सकता था वो मैंने फ़ेल करा। इसी के साथ मैंने दूसरा अकाउंट लिया था 10K का फंडिंग फंडिंग पिप्स का। उस टाइम क्रिसमस की सेल चल रही थी, अराउंड 2025 में, दिसंबर 25 की जो सेल थी। आज करीब 10 महीने हो गए उसको, 10 नहीं 8 महीने हो गए हैं उसको, ठीक है? तो मेरी परफॉर्म की जर्नी को अभी 10 महीने हो गए लगा सकते हो आप।
फिर ये तो मैंने पहले में ही ब्लो कर दिया था, क्योंकि मुझे इसमें स्कैल्पिंग करने की आदत सी पड़ गई थी। तो क्योंकि बड़ा 5K से 10K में जाओगे तो चीज़ें एकदम से तुम्हें डबल दिखती है, ठीक है ना? जहाँ तुम अपना 1% रिस्क कर रहे हो 50, अब यहाँ रिस्क कर रहे हो 100, तो थोड़ा-सा तुम घबरा जाते हो। हो सकता है आपके साथ ना हो, बट स्टार्टिंग में मेरे साथ ये थोड़ा-सा ज़्यादा होता था। बट फिर मैंने पिपस्टोन का वन स्टेप चूज़ करा, क्योंकि मुझे लग रहा था कि मैं फेज़ 1, फेज़ 2 पास कर रहा हूँ, फंडिंग में मुझे थोड़ा-सा दिक्कत आ रही है। मुझे लगा कि मैं फेज़ 1 पास करूँगा, फेज़ 2 में अगर फेज़ 2 मुझे देना ही ना पड़े, फंडेड में मैं डायरेक्टली चले जाऊँ, तो भाई हो सकता है कि मेरा पे आउट आ जाएगा। सभी तो स्टार्टिंग में यही सोचते हैं, बट चीज़ें वैसे नहीं चली और खराब हो गई। ब्लूबेरी का थोड़ा-सा ठीक था, बट ये फिर मैंने रिवेंज ट्रेड करके, ये लगाओ रिवेंज ट्रेड करके या डिसिप्लिन ना हो कि मैंने ट्रेडिंग करी, तो इसमें फेज़ 2 मैंने उड़ा लिया, जिसमें 5% ही मुझे बनाना था। पिपस्टोन अगेन 1 स्टेप फेल, पिपस्टोन अगेन 1 स्टेप 5K का फेल। हाई स्टेक्स का भी मैंने खरीदा था, क्योंकि मेरे पास कुछ हब क्रेडिट्स बचे थे फॉर फ्रॉम दिस अकाउंट, और मुझे डिस्काउंट मिल रहा था गोल्ड फंडेड और कुछ स्टोन से ज़्यादा बढ़िया डिस्काउंट मिल रहा था, तो वो मैंने इसमें यूज़ करे हाई स्टेक्स। तो फिर इसमें मैंने दोबारा अगेन स्कैल्पिंग करी, क्योंकि जनरली मेरा बिहेवियर क्या रहता है, मैं स्कैल्पिंग नहीं करता हूँ, मैं ज़्यादातर प्रेफर करता हूँ कि स्विंग को लेके जाऊँ, ये स्विंग ट्रेडिंग करो। एक दिन 2 दिन से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, होल्ड करने में मुझे बहुत अच्छी एक आदत ये लगती है कि मैं होल्ड अच्छे से कर सकता हूँ अपने ट्रेड्स। मुझे कोई फ़र्क नहीं है, अगर प्रॉफिट आ रहा है तो अब मैं उतना दिक्कत नहीं होती है। अगर मेरा प्रॉफिट बहुत ज़्यादा स्पाइक भी मार देता है, तो मैं उतना ज़्यादा इमोशनली उससे अटैच नहीं होता हूँ, ठीक है? तो मुझे कोई इश्यू नहीं होता, बट स्कैल्पिंग इज़ नॉट फॉर मी, मुझे ऐसा लगता है फिलहाल के टाइम में। तो गोट फंडेड का मैंने ओपन करा था, ये गोट फंडेड का तो स्टार्टिंग से ही ड्रॉडाउन में चले गया था, ठीक है? स्टार्टिंग से ड्रॉडाउन में जाने के बाद फिर इतना फ्रस्ट्रेट हो गया था मैं, क्योंकि ये अकाउंट मेरे पास बहुत ही लंबे टाइम से था, करीब-करीब 1 महीना, डेढ़ महीना हो गया था फेज़ 1 में ही, और वो ड्रॉडाउन में ही था। मैं ड्रॉडाउन में जा रहा हूँ, फिर ब्रेक इवन आ रहा हूँ, फिर ड्रॉडाउन में जा रहा हूँ, फिर ब्रेक इवन आ रहा हूँ, फिर ड्रॉडाउन में जा रहा हूँ, फिर ब्रेक इवन आ रहा हूँ। तो ब्रेक इवन से आगे नहीं जा रहा था। जैसे ही ब्रेक इवन पे आया, वैसे ही नेक्स्ट ट्रेड जो मैं ले रहा हूँ, फिर वो लॉस हो जा रहा है। तो फिर मैंने ना अपने थोड़ा-सा अपनी मैंने चेंज करी स्ट्रैटेजी। तो स्टार्टिंग में मैं अपने ट्रेड्स लेता था 1 टू 2, तो मैं 1 आवर रिस्क लेता था और 2 आवर में एम करता था। तो मेरा, अगर मैं एक ट्रेड लूँगा तो 1% का रिस्क, और स्टार्टिंग में 1% का रिस्क नहीं करता था मैं, अगर आपको बताऊँ तो मैं 0.6% रिस्क करता था, क्योंकि मुझे थोड़ा-सा सेफ चलना था। बट सेफ चलने से आप चीज़ें जल्दी नहीं कर पाओगे, ठीक है? तो फिर मैंने क्या करा, फिर मैंने 1% रिस्क का मैंने स्टार्ट करने लग गया यहाँ से। इस वाले अकाउंट से, गोटमीट से। तो जब मैंने 1% रिस्क करा, तो स्टार्टिंग से ड्रॉडाउन में गया, तो वो जो मैंने, मुझे पहले 0.6% देखने की आदत थी कि 2 ट्रेड में 1% मेरा जाएगा, अब मेरा 2 ट्रेड में 2% चले जा रहा है, जो कि एक बहुत बड़ा डिफरेंस हो जाता है। तो वो मुझे थोड़ा-सा स्टक कर गया, तो बट फिर भी मैंने अपने आप को बचाया, ठीक है? और ब्रेक इवन में लेके आया, बट फिर दोबारा ड्रॉडाउन, फिर ब्रेक इवन, फिर ड्रॉडाउन, तो मैं फ्रस्ट्रेट हो चुका था। उसमें मैंने सबसे इर्रेस्पॉन्सिबल बिहेवियर दिखा देती है आपके फंडेड अकाउंट के उस पे, ठीक है? फिर मैंने इसके थोड़े टाइम के बाद ही फंडिंग पिप्स 5 प्रो ले लिया था, और फिर मैंने इसमें ट्रेड करना चालू करा। और अगर मैं आपको अपने फंडिंग पिप्स का दिखाता हूँ, आपको फंडिंग पिप्स के डैशबोर्ड दिखाता हूँ कि फंडिंग पिप्स का डैशबोर्ड हमारा जो मैंने करा था, आपको ये अकाउंट दिखाता हूँ कि इस अकाउंट पे मेरी जर्नी कैसे हुई थी, मैं आपको दिखाऊँगा ना। तो जो हमारा अकाउंट 1 था, वो तो हमारा काफ़ी अच्छे से मतलब जो ये वाला अकाउंट था, मैंने देखोगे तो 2 ही अकाउंट लिए, फर्स्ट वन ये, सेकंड वन ये, और थर्ड वन ये चल रहा है फिलहाल। देखते हैं इसमें क्या होता है। तो अ, हाँ, इसमें मैंने लगातार प्रॉफ़िट करा। 3 ट्रेड्स, 1 ट्रेड, 2 थे। इसमें मैंने स्विंग ट्रेड करी थी। मैंने यूएसडी जेपीवाई में मैंने यहाँ पे पोज़ीशन बनाई थी, मैं आपको बताता हूँ। तो यूएसडी जेपीवाई में, हाँ, तो ये वाली ट्रेड मेरी यूएसडी जेपी की थी। तो ये 4 आवर का टाइम फ्रेम है। अगर आप इसमें देखोगे ना, तो मैंने यहाँ पे एंट्री ली थी। मैं आपको दिखाता हूँ इसमें। यहाँ पे मेरे ट्रेड्स होंगे ना, सॉरी एनएसडी यूएसडी, सॉरी 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 सॉरी,
तो एनएसडी यूएसडी में मैंने लिया था, हाँ, जियो वाला ट्रेड था, जियो। तो जब उसने मैंने देखा कि एक सपोर्ट के एरिया को इसने क्या करा, ब्रेक कर दिया। तो यहाँ पे ना एक बहुत अच्छा बुलिश कैंडल बनी, बहुत ही अच्छी बुलिश कैंडल बनी ये। बट क्या हुआ कि प्राइस को ऊपर लेके नहीं जा पाई। तो क्या हुआ यहाँ पे, फिर इसने बियरिश इंगल्फिंग कैंडल बनाई और नीचे चली गई। तो यहाँ पे इसने बुलिश इंगल्फिंग बनाई, बट अब क्या हुआ कि इसने इस वाले हाई को, ये वाला जो हाई था, इसको ब्रेक नहीं कर पाया, है ना। और बट इस वाले लो को, इस वाले लो को इसने ब्रेक कर दिया। आप देख रहे हो यहाँ पे। तो अब यहाँ पे अगर आप देखोगे, अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखोगे कि लो ब्रेक हो रहा है, हाई ब्रेक नहीं हो रहा, तो नेगेटिव। ठीक है, तो फिर मैंने क्या करा, मैंने सिंपल करा, जो सपोर्ट थी इसकी, ये कैंडल आने के बाद फिर मैंने बोला कि एक बार इसको थोड़ा सा ब्रेकिंग, सॉरी ब्रेकिंग बोल रहा हूँ, कि थोड़ा सा रिवर्स होने देता हूँ। और जब ये यहाँ पे आएगा, यहाँ से थोड़ा सा रिजेक्शन लेगा, जैसे आप देखोगे मैंने ये कहा था कि यहाँ से अगर ये रिजेक्शन लेगा, तो फिर उसके बाद में ट्रेड में एंटर कर जाऊँ। ठीक है, और मैं, मेरा टारगेट रहेगा, मेरा टारगेट था करीब इसके लो का, ये लो का टूट जाता तो मैंने इस कैंडल के नीचे का स्ट्रीप होने का टारगेट लिया। तो सेम स्ट्रेटेजी यही थी कि फिर उसके बाद ये इतना अच्छा था कि भाई मेरा टारगेट आ गया था। बट आप ये देख रहे हो, यहाँ पे आने के बाद जब इसने रिवर्स करा, जब इसने यहाँ पे रिवर्स करा, तो फिर इसने यहीं कहीं शायद यहाँ पे, हाँ, इधर कहीं शायद मेरा ट्रेलिंग एसएल हिट हो गया था। तो मैंने ट्रेल करा था, इतनी बड़ी कैंडल का मुझे कोई वो नहीं था, बट इतनी बड़ी कैंडल आने के बाद जनरली क्या होता है कि आपका जो रिकवरी आती कभी कभार बहुत ही तगड़ी आ जाती, जैसे ये वाले की। तो मैं सोचा था कि अगर इसके आने के बाद बहुत तगड़ी बैकवर्ड कैंडल बन जाएगी ना, अगर इसने फेक आउट दिखाया दोबारा, यहाँ जैसे यहाँ पे फेक आउट दिखाया, यहाँ पे फेक आउट दिखाया, अगर ये बिल्कुल ऐसे दिखाता है तो वो फेक आउट बहुत ही तगड़ा जाता है। तो वो मैंने क्या करा, यहाँ पे मैंने ट्रेलिंग वेसल बहुत ही ज़्यादा स्टीप रखा हुआ था, मैं 15 मिनट्स में ट्रेल कर रहा था। तो 15 मिनट्स में ट्रेल करने के बाद मेरा ट्रेलिंग वेसल हिट हो गया था। तो वो, तो ट्रेलिंग वेसल क्योंकि यहाँ पे ना थोड़ा सा अ, इसके अराउंड शायद मेरा गया होगा, जब इसने यहाँ पे नीचे आया ना, तो फिर मैंने इस स्विंग के ऊपर अपना ट्रेलिंग ऐसा लग गया था, और फिर यहाँ कहीं वो अपने आप ही एग्जीक्यूट हो गया। बट फिर इसके बाद मैंने क्या करा, फिर मैंने ट्रेलिंग एसएल रखना ही छोड़ दिया। मैं अब सिंपल या तो प्रॉफिट जाता है या तो एसएल जाता है, मुझे ट्रेलिंग एसएल रखना ही नहीं। तो जो वाला टारगेट ही वो था, जो मैंने 1 to 2 कैप्चर करा था, बहुत ही अच्छा था। $60 के साथ मैंने, क्योंकि ये मेरा 1 to 3 आवर का था, 3 आवर का ट्रेड है ना। तो ये मैंने पास करा। ठीक है, और शायद मुझे इसमें ज़्यादा ट्रेड भी नहीं लेने पड़े, क्योंकि मैं इसमें बहुत ही कम ट्रेड लेता था और बहुत ही वाइजली ट्रेड लेता था। ठीक है, तो 3 ट्रेड यहाँ पे इस दिन, 2 ट्रेड थे, 2 ट्रेड, हाँ, पहला 0.01 होगा, यहाँ पे अगर आप देखोगे ना क्वांटिटी, हाँ 0.01, फिर उसके बाद 0.25। मैं 0.01 की ली थी ताकि मैं अपना रिस्क एक बार कैलकुलेट करूँ कि रिस्क मेरा कितना होता है, फिर उसके बाद 0.25 जो एक्चुअल रिस्क मेरा था मैंने उससे लिया था। ठीक है, और तभी वो दूरी था, अदरवाइज सेम था। यहाँ पे सिंगल वन, यहाँ पे दो हो सकता है, शायद कोई सेम ही मैंने चीज़ करी हुई है, मैंने रिस्क बचाने के लिए करा होगा। फिर उसके बाद सिंगल ट्रेड, सिंगल ट्रेड, सिंगल ट्रेड, और मेरी विनिंग स्ट्रीक आई और अकाउंट हुआ। ठीक है, नाउ अब इस वाले में क्या हुआ, सबसे जो आपके साथ हो सकती है कि भाई फेज 2 अकाउंट में आपके साथ ऐसा होगा। आप, मैंने फेज 1 में मैंने आपको दिखाया कि मैंने कितनी ट्रेड्स ली, और फेज 2 में आप देखो मेरे साथ यहाँ पे क्या है, प्रॉफिट, लॉस, ब्रेक इवन या टेल एसएल। ठीक है, ब्रेक इवन, ब्रेक इवन, ब्रेक इवन। और यहाँ पे मैंने ना स्कैल्पिंग स्टार्ट कर दी थी, क्योंकि मैं अब वही फ्रस्ट्रेट हो गया था। ये 13 ट्रेड जिस दिन थे, ये मैं फ्रस्ट्रेट हो गया था, और मुझे क्या करना था, मैं सोचा था या तो ब्लो ही कर देता हूँ या तो छोड़ ही देता हूँ। ठीक है, जबकि मुझे 2 ही दिन हुए थे, और तीसरे दिन ही मैं ऐसे करने लगा था, क्योंकि मेरा बहुत फंडेड वाला ट्रेडिंग वाला इसी दिन खत्म हो गया था। ठीक है, फिर यहाँ पे अगेन स्कैल्पिंग की वो पुरानी आदत आ जाती है वापस।
फिर यहाँ लॉस और ये काफ़ी लंबा चल चुका है। मैं आपको ग्राफ दिखाऊँगा तो भाई ब्रेक इवन से ऊपर ये प्रॉफ़िट फिर 155 पे भी गया था। यहाँ तो मैं सोच रहा था मुझे 2 दिन प्रॉफ़िट चाहिए और मैं फंडिंग आ जाऊँगा, बट अब अ, नया अपडेट आपको मालूम है, ठीक है? तो फिलहाल मैं कह सकते हो ब्रेक इवन पे ही हूँ, ठीक है? बट द थिंग इज़ आई एम नॉट फीलिंग वेल, बिकॉज़ इतने लूजिंग स्टेक तो नहीं आएगी, मैं नहीं कहूँगा लूजिंग स्टेक आएगी, बट मैं सिंगल ट्रेड लेता हूँ। सिंगल ट्रेड भी अगर लॉस हो जाता है तो थोड़ा सा मतलब कि अकाउंट देखो 2% वाला में मैंने 2% का 2% का रिस्क लेके चल रहा था। ठीक है। ओवरऑल अकाउंट गुड हेल्थ में अभी मुझे ऐसा कोई इशू लगता नहीं है। देखते हैं इसको हम पास करेंगे और शायद मैं अपने फर्स्ट पे आउट तक पहुँच जाऊँगा। जहाँ तक मुझे लगता है मैं काफ़ी हद तक कॉन्फिडेंट हूँ कि ये अकाउंट मुझे ऐसा लग रहा है, मुझे मैनिफेस्टेशन जो भी मैंने करी तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इस अकाउंट में शायद वो चीज़ें सही हो जाए, है ना? बट आगे देखते हैं क्या होता है। और यहाँ पे पास आ जाएगा, यहाँ पे पे आउट आ जाएगा। फिलहाल में अगर मैं आपको अपनी इन्वेस्टमेंट दिखाऊँ तो अप्रॉक्सीमेट इन्वेस्टमेंट मेरी ये है, ठीक है? ये सारे अकाउंट मेरे उड़ चुके हैं। करीब कितने हैं, 8 अकाउंट मैंने उड़ा दिए हैं। फंडिंग पर एक अकाउंट मेरे पास बचा हुआ है फिलहाल, जो शायद मुझे लगता है कि पे आउट देगा, और इसीलिए मैंने यहाँ पे एंट्री भी अभी से कर दी है कि भाई पे आउट आएगा तो यहाँ पे ऑटोमेटिक एंट्री में कर, ठीक है? सो हाँ, नाउ माय ट्रेड इन यूएसडी, यूरो यूएसडी, ठीक है? तो पहले मैं क्या था, मैं नेस्डेक में एक ट्रेड मेरा चल रहा था। ये नेस्डेक का ट्रेड अगर आप देख रहे हो तो ये वाला ट्रेड, पहले तो ये वाला ट्रेड बहुत बेकार था, ठीक है? इस वाले ट्रेड को मैंने हालांकि 2 बार एंट्री करी है, जो अगर आप यहाँ पे देखोगे ना, ये 2 एंट्री शायद मुझे लग रहा है कि उसी दिन का है, ये 43 जो प्रॉफिट में था ना। अब इसमें हुआ क्या, मैं आपको बताता हूँ। मैंने ट्रेड लिया, ठीक है? तो रेजिस्टेंस था यहाँ पे, पहला बेरिश इंगल्फिंग, फिर उसके बाद इसने रिकवर करने की कोशिश करी, बट फिर रिजेक्ट हुआ, तो फिर यहाँ पे मैंने एंट्री ली इस कैंडल में। इसी कैंडल में लेने के बाद, एंट्री लेने के बाद मैंने यहाँ पे अपना वो रखा, एस एल रखा, और यहाँ तक मैंने करीब करीब 1 to 2 का मैं टारगेट कर रहा था। बट क्या हुआ कि इसने, जो हमारा न्यूयॉर्क सेशन जैसे ही ओपन हुआ, सबसे पहले तो मेरा एस एल उड़ाया, फिर उसके बाद टारगेट की तरफ गया। बट मैं इस ट्रेड में बैठ के देख रहा था, और जब ये गया तो मुझे फीलिंग आ रही थी कि पहले ये सारे एस एल्स लेगा, सभी का एस एल लेगा, उसके बाद जाएगा। तो जब ये एस एल लिया और जब ये वापस यहाँ पे आ गया, जब इसने यहाँ पे विक निकाल के यहाँ पे वापस आ गया, तो मैंने दोबारा एंट्री ली और यहाँ तक का मैंने टारगेट अचीव करा, जिसकी वजह से आपको एक्स्ट्रा $44 यहाँ पे दिखा है, ठीक है ना? फिर मैंने यहाँ एक तो ये जो आपको हम्म, ये वाला ट्रेड दिख रहा है, तो ये वाला जो आपको ट्रेड दिख रहा है ना, वो इस वाले की वजह से हुआ है। अब यहाँ पे क्या होता है, मैं आपको 4 आवर चार्ट में दिखाता हूँ। तो नेस्डेक में 4 आवर चार्ट में आप देखोगे तो शायद 4 आवर में आपको अच्छे से मिलता है, मैं 1 आवर पे लेके जाता हूँ। तो अगर आप थोड़ा सा देखोगे तो मैं आपको ये 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 और ये, अब आपको ये पता चल रहा होगा कि ये कौन सा पैटर्न है, ठीक है? अब ये पैटर्न हमारा लेफ्ट शोल्डर हो गया, ये हेड हो गया, ठीक है? और ये राइट शोल्डर हो गया। तो हमारा क्या है, रिवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन जाता है, ठीक है? अब ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न जब हमारा बना, तो फिर मुझे क्या लगा कि भाई ये यहाँ पे आ गया है, इसको ब्रेक करेगा, और इसको ब्रेक करने के बाद ऊपर जाएगा। बट इसने उस हिसाब से नहीं करा, इसने क्या करा, पहले ऊपर और उसके बाद ना मुझे ये भी दिख गया था कि गैप अप ओपन हुआ, तो मैं बुलिश में ही ज़्यादा वो था, तो मैं एशियन सेशन में ही मैंने अपना ट्रेड लिया था, ठीक है? बट स्टार्टिंग थोड़ा सा ऊपर गया भी था, 30-40 पॉइंट इसने दिया भी था, बट फिर उसके बाद ये नीचे आया, और नीचे आने के बाद जब इसने मुझे आउट कर दिया, ठीक है? फिर यहाँ पे इसने लिक्विडिटी से शेप करी इसकी, और फिर उसके बाद ऊपर से किया, ठीक है? ठीक है, बेकार लगता है, बट ठीक है, जो भी है उसमें कोई ऐसा इशू है नहीं। अगर ये होता तो फिर मुझे लगता है कि $50 तो मुझे एक्स्ट्रा बनाने पड़ते हैं, फिर बैठ दफन भी रखना है, ठीक है? बट क्या कर सकते हैं, कुछ ज़्यादा नहीं कर सकते हैं। और उसके बाद फिर मैंने यूरो यूएसडी में ट्रेड लिया है, ठीक है? यूरो यूएसडी में ट्रेड लेने का लॉजिक मैं आपको बताता हूँ। तो आपको डेली चार्ट्स में दिखाता हूँ सबसे पहले। तो यूरो यूएसडी बहुत ज़्यादा बेयरिश था इस पॉइंट तक, तो
यहाँ पे फिर वो रेंज बनानी स्टार्ट कर देती। मैं ना जब यहाँ पे जब रेंज का ब्रेकआउट जब वो देने वाला था, मैं तभी ट्रेड लेने वाला था। अगर मैं बना रहा हूँ आपको दिखाऊँ, यहाँ पे ट्रेड लेने वाला था, ठीक है ना? यहीं पे मैं ट्रेड लेने वाला था। बट फिर मैंने क्या बोला कि क्या होता है जब भी ये पूरी रेंज का एक ग्रीन कैंडल या एक रेड कैंडल बन जाता है, तो उसके बहुत ही कम चांसेस हो जाता है कि वो ब्रेक करे, तो वो रिवर्सल आएगा ही आएगा। जब वो रिवर्सल आया ना, तो क्योंकि मैं जॉब में था, मैंने देखा नहीं है ना, तो फिर क्या हुआ, ये मेरे हाथ से मिस हो गया, तो ये चले गया। फिर मैंने बोला कि यार वेट करते हैं, फिर मेरे से ये वाली एंट्री भी मिस हो गई, है ना? और ये वाली एंट्री जब मेरे से मिस हुई, तो फिर मुझे लगा कि अब शायद मुझे इसमें एंट्री नहीं मिलेगी। बट आज मैंने मॉर्निंग उठ के देखा, तो अब शायद मुझे एंट्री मिल गई है, और मुझे लगता है मुझे टारगेट भी दिखेगा, और मेरा 1.2.77 का मैंने इसमें टारगेट एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। शायद मुझे मिल जाएगा, और मुझे जहाँ तक प्रोबेबिलिटी लग रही है मिल जाएगा। तो देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल एक रेंज का ब्रेकआउट हुआ, ठीक है? बहुत ही स्टीप रेंज थी, और बहुत ही बेकार रेंज थी। अगर किसी ने कोई यूरो यूएसडी ट्रेड करता है, तो उससे मालूम होगा कि भाई इतने टाइम तक ये इस रेंज में ही घूम रहा था। अगर टारगेट स्विंग टारगेट कोई एक्सपेक्ट कर नहीं पा रहा था, उस रेंज के अंदर ही ट्रेडिंग चल रही थी, छोटे-छोटे प्रॉफिट्स मिल रहे थे, बहुत ज़्यादा बड़े प्रॉफिट नहीं मिल रहे थे। तो क्या हुआ, इसने ब्रेकआउट करा, रिटेस्ट करा, बहुत ही अच्छा ब्रेकआउट कंटिन्यूएशन दिया इसने, ठीक है? यहाँ से अब जहाँ पे मुझे पे लेना चाहिए था जनरली, बट नहीं हुआ, मिस हो गया, ठीक है, क्योंकि मैं इंडेक्स में उस टाइम बिजी था, और मैं इसमें मिस कर गया था, बट कोई नहीं। बट जब इसने इतना अच्छा ब्रेकआउट दिया, ठीक है, कंटिन्यूएशन दिखाया, कंटिन्यूएशन के बाद यहाँ पे देखोगे ना, ये कंटिन्यूएशन कितना स्टीप है, और ये बहुत ही लेस बेरिश भी दिखा रहा है, ठीक है? उसके बाद एक ट्रेंड लाइन ऊपर से आ रही थी, और फिर उसने इस वाले ये जो सपोर्ट था, इस सपोर्ट को रिस्पेक्ट का एक अच्छी कैंडल बनाई, बहुत ही लो बियरिश की अच्छी कैंडल, लो बियरिश अच्छी कैंडल। मेरी एंट्री हालांकि यहीं पे हो गई थी, जब इसमें बियरिश बुलिश कैंडल, फिर हल्की छोटी 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 बियरिश कैंडल, फिर उसके बाद दोबारा अच्छे से तगड़ी बुलिश कैंडल लिखा, तो मैंने यही एंट्री कर ली जब भी कैंडल बनी, मतलब स्टार्टिंग से, ठीक है, यहाँ पे 1.15 फिर उसके बाद अब मैं ट्रेड में हूँ, मुझे इस ट्रेड में करीब करीब कितना, 1 2 3 4 5 6 घंटे हो गए, ठीक है? तो देखते हैं क्या होता है, कैसे चलता है। इसका प्रॉफिट आ जाएगा तो प्रोबेबली मुझे लगता है कि फिर शायद $50 अगेन दोबारा बचेंगे बनाने के लिए, ठीक है? तो उसको भी बना लेंगे, और फिर अकाउंट अपना ले लेंगे। तो दैट वाज ऑल अबाउट माय साइड। और मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपने ट्रेड्स की रील बना के पोस्ट भी करूँगा, जो ट्रेड्स मैं लेता हूँ, ताकि अपने ट्रेडिंग के लिए मैं और रिस्पॉन्सिबल हो जाऊँ और डिसिप्लिन हो जाऊँ। क्योंकि देखो, अगर मैं अकेला करता हूँ, मेरे साथ कोई ट्रेडिंग करने वाला नहीं है, तो अगर मैं कुछ डिजिटल प्लेटफॉर्म पे डालूंगा, आपके फीडबैक आएंगे, अगर आते हैं नहीं आते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? एटलीस्ट मैं तो उनको बाद में जाके देखता हूँ, सो दैट इज़ अ गुड फॉर मी। तो इसीलिए मैं ये कर रहा हूँ, और लेट्स सी हाउ द स्टेट गोज़। और कुछ भी होता है मैं आपको अपडेट करूँगा, रील बना के डाल दूँगा, नेक्स्ट टाइम कोई ट्रेड लूँगा, ठीक है? तो वो भी रील बना के डाल दूँगा। और मुझे लग रहा है कि ये यूट्यूब भी मेरे लिए बहुत लकी होने वाला है, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरा पे आउट भी बस आने ही वाला है। मुझे मैनिफेस्टेशन हो रही है, बहुत ही पॉजिटिव फीलिंग आ रही है कि इसी अकाउंट से मेरा, बिल्कुल और बिल्कुल इसी अकाउंट से मेरा पे आउट आएगा। तो ठीक है, पे आउट देखने के लिए बने रहिएगा, और वीडियोज़ में, रील्स में मैं डालता रहूँगा, जो भी मैं ट्रेड्स में लूँगा उनका एक्सप्लेनेशन वगैरह देता रहूँगा, ताकि मैं भी रिस्पॉन्सिबल हो सकूँ, और अगर आपको रिस्पॉन्सिबल होने में मदद मिल रही है, सो दैट विल बी अ गुड फॉर मी, अगर आप इससे कोई बेनिफिट ले रहे हैं, ठीक है? सो दैट्स ऑल।